जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कल के डेट में जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ऑडिटर का पेपर हुआ है, इसमें 16 फरवरी 2025 को जो प्रश्न पूछे गए यूपी जीके और कंप्यूटर के, तो इसमें यूपी जीके वाले सेगमेंट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं व्याख्या के साथ। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए यह क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा। और यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन का व्याख्या के साथ जितना हो सकेगा आंसर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में 4 कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना था कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, राकर मिट्टी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। राकर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो राकर मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की राकर मिट्टी होती है। एक तो होती है गहरी राकर मिट्टी। क्या होती है? एक तो गहरी राकर मिट्टी, और दूसरी जो होती है यह पतली राकर मिट्टी होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी जो मेन खासियत क्या है कि यह पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों के ढलान पर पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों के ढलान पर पाई जाती है। ये 2-3 पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी जो मुख्य फसल होती है तिल और चना यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये जो पॉइंट दिया है पहला वाला कि यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल पहला वाला सही है। और बाकी जो आगे 3 कथन दिए गए ये बिल्कुल गलत है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको 3-4 पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि राकर मिट्टी के बारे में। यह 2 प्रकार की होती है, गहरी मिट्टी और पतली। और उसके बाद इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और पठारी क्षेत्र होते हैं, इन्हीं के ढलान पर यह मिट्टी पाई जाती है। और इसकी जो मुख्य फसल होती है तिल और चना, इसकी मुख्य फसलें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कह रहा कि ललितपुर ज़िला एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, जब मैंने यूपी जीके स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने 75 ज़िला और 18 मंडल को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर किया था। यूपी ट्रिपल एससी का जो मैंने यूपी जीके का प्लेलिस्ट अलग से बनाया है, उसमें लगभग आई थिंक 70 वीडियो हैं। ठीक है, 70 वीडियो से ऊपर हैं। आपने देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया था। तो वहाँ पर हमने बिल्कुल 75 ज़िलों को और 18 मंडल को ट्रिक के साथ करवाया है। और उसी से देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया है कि ललितपुर ज़िला डैश का हिस्सा है, किस डिवीज़न का हिस्सा है? तो भैया एक ट्रिक के माध्यम से हमने करवाया था, झांसी की रानी ने जल पिया। यानी जो झांसी डिवीज़न है इसमें 3 आते हैं। एक तो आता है झांसी, दूसरा आता है जालौन और तीसरा आता है ललितपुर। तो झांसी की रानी ने जल पिया, तो झांसी से हो जाएगा झांसी, और रानी ने जल पिया तो जल से हो जाएगा जालौन, और ला से हो जाएगा ललितपुर। तो झांसी की रानी ने जल पिया, ये ट्रिक था। तो ललितपुर ज़िला एक डिवीज़न है किसका? ठीक है, ललितपुर ज़िला डैश का एक हिस्सा है। किसका है? ये आपके झांसी डिवीज़न का हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकता है आने वाले टाइम में कि झांसी डिवीज़न में कितने ज़िले आते हैं। तो टोटल 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हैं? एक झांसी हो गया, जालौन हो गया और ललितपुर हो गया। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम जो भी लगे हैं ज़रूर वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ स्थित है? तो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन ये सोनभद्र में है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सोनभद्र। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि यहाँ पर संगत विश्वविद्यालय दिए गए हैं और इसका मिलान करना है। ठीक है, इसका मिलान करना है। तो चलिए, यूपी का पहला विश्वविद्यालय कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, तो ये तो हो जाएगा BHU हो जाएगा, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें, देखिए यूपी का पहला विश्वविद्यालय पूछ रहा है। तो यूपी का पहला हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई। नेक्स्ट है, यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजर्षि टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। वहीं पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कि पहले का D हो जाएगा, दूसरे का A, और तीसरे का B हो जाएगा, और चौथे का C हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के बारे में आपको बताना है कि बहराइच ज़िले के बारे में क्या चीज़ें सही हैं। तो देखिए, बहराइच आखिर जो आता है यह देवी पाटन मंडल में आता है, और देवी पाटन मंडल में, ठीक है, देवी पाटन मंडल का हिस्सा है देवी पाटन मंडल। और देवी पाटन मंडल में टोटल 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है गोंडा, ठीक है, इसको मैंने ट्रिक से करवाया है। एक गोंडा आता है, दूसरा बहराइच आता है, और तीसरा श्रावस्ती, और चौथा बलरामपुर। यानी देवी पाटन मंडल में 4 ज़िले आते हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। तो यहाँ पर बहराइच के बारे में पूछ रहा है। तो बहराइच के बारे में जो पहला दिया है कि ज़िले में गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र के शिल्पकार जो हैं अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं, और जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का आकार, ठीक है, होता है, जो कि कपड़े के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। और इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दिया है, ठीक है, जो तीसरा यहाँ पर दिया है कि बहराइच देवी पाटन मंडल के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो बहराइच है ये देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, और यह उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, यानी यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए एंड बी बिल्कुल सही है। तो पॉइंट क्या याद रखना है? देवी पाटन मंडल में 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। और यहाँ पर जो है गेहूं डंठल की हस्तशिल्प जो है कपड़े हैं, और इनका फ्रेम पर जो है उकेरा जाता है, और यह उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। तो आप इस प्रकार शार्ट नोट्स बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। छोटा छोटा शार्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम अच्छे से रिवाइज कर सकें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बुलंद दरवाजे के बारे में आपको बताना था कौन सा सही है, ठीक है, बुलंद दरवाजे के बारे में बताना है। तो देखिए, यहाँ पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार है, और इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो दिया है, इसे पेशावर पर अकबर की जीत के याद में बनवाया गया था, ये चीज़ गलत है, क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण की बात कर रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण की बात कर रहा है। तो यह किस अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य टोटल 3 स्टेट में है, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यहाँ पर 3 स्टेट में है। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और बात करें राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, अगर उत्तर प्रदेश के एरिया की बात करें तो यह आगरा और इटावा के क्षेत्र में है। कहाँ पर है? आगरा और इटावा के क्षेत्र में है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लखनऊ में जो है, लखनऊ का जो एरिया है कुकरेल क्षेत्र, यहीं पर एक कुकरेल पुनर्वास केंद्र भी घड़ियाल के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर है? आगरा और इटावा जिले में है। और उस तरह से अगर विस्तार की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे? तो हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे? तो यह छायावादी युग के थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? पूछ रहा है कि भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कालीन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीन के लिए। और जो चिकनकारी है तो लखनऊ, ठीक है, इसका लखनऊ है।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं और उसके शासक दिए गए हैं, बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और तीसरे का हो जाएगा डी। और ऐसे में अगर मिलान करना हो तो मिलान करना तीसरे का डी, आप देख सकते हैं ए और सी में केवल मिल रहा है और बाकी तो गलत ही है। फिर उसके बाद और चौथी बौद्ध परिषद जो आयोजित हुई थी या कनिष्क के समय में हुई थी। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और फाहियान ने भारत का दौरा किया तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दौरा किया, यानी चौथे का ए हो जाएगा, यानी पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। देख रहे हैं यहाँ पर यूपी जीके में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी डैश के साथ जुड़े हैं, इनका संबंध किसके साथ है? तो यह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी यह गज़ल से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हैं? गज़ल से जुड़े हैं। अच्छा, बात करें मिर्जा गालिब का जन्म जो हुआ था यह आगरा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था भैया? आगरा में इनका जन्म हुआ था। और 1857 की क्रांति को इन्होंने अपने आँखों से देखा था। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि 1857 की क्रांति को किसने अपने आँखों से देखा था? तो यहाँ पर मिर्जा गालिब ने देखा था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? ठीक है, स्वामी परमहंस कर दिया गया है। तो यह बानी रेलवे स्टेशन का, ठीक है, कहाँ का? बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया है। और जो बदले हुए नए नाम है इसका जल्दी ही एक वीडियो लेकर आएंगे ताकि उसमें टोटल कवर कर दें। हालांकि मैंने टेलीग्राम पर लिस्ट सेंड कर दिया था कल ही की डेट में कि यहाँ से जो प्रश्न आया हुआ था, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी और भी जो चेंजमेंट हुआ है उसको एक साथ हम कंपाइल करके लेके आएंगे ताकि एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है कि 1857 की क्रांति और केंद्र दिया और उनके नेता के बारे में बताया है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल है, ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से किसने लीडरशिप किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने। और मेरठ की बात करें तो कदम सिंह ने, और मथुरा से देवी सिंह ने किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर जो संरचना है इस प्रकार देखिए, कैसे इसको याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। जैसे लोकसभा की सीटों की संख्या 80, उसी प्रकार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है टोटल? उत्तर प्रदेश में 100 है। इसमें जैसे जो 1/3 सदस्य हैं, ठीक है, 1/3 सदस्य ये स्थानीय निकाय के लिए हैं, ठीक है, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के लिए हैं। यहाँ पे लिखते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के लिए हैं। और 1/6 सदस्य जो होते हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो होते हैं ये किसके द्वारा मनोनीत? शिक्षकों द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 1/3 सदस्य विधान परिषद सदस्यों के द्वारा। और फिर 1/12 सदस्य किसके द्वारा? यह स्नातकों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसी प्रकार स्थानीय निकाय में जो आते हैं टोटल 36 आते हैं, ठीक है, टोटल स्थानीय निकाय में 36 आते हैं। तो स्थानीय निकाय में 36 हो जाएंगे, स्नातक के 8 हो जाएंगे, शिक्षक के 8 हो जाएंगे, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी 38 हो जाएगी। और राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत किए? 10 किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के द्वारा 10 होते हैं। तो पहले का बी, यहाँ पर पहले का बी देख सकते हैं, इसमें दिया है राज्यपाल द्वारा 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी पहले का बी होगा। स्थानीय निकाय की बात करें, स्थानीय निकाय द्वारा 36, तो स्थानीय निकाय द्वारा 36, तो यानी यहाँ पर हो पहले का बी और दूसरे का ए हो जाएगा, पहले का बी और दूसरे का ए। तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन कट गए। उसके बाद विधानसभा द्वारा निर्वाचित, तो विधानसभा द्वारा निर्वाचित जो होते हैं 38, तो विधानसभा द्वारा 38 ए वाला, यानी तीसरे का डी, यानी आप देख सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला। और शिक्षकों द्वारा 36,
शिक्षकों द्वारा कितने किए जाते हैं, यहाँ पर देखिए शिक्षकों द्वारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो एक तरीके से आप याद रखिएगा, स्थानीय निकाय 36, स्नातकों द्वारा 8 और शिक्षकों द्वारा 8, विधान परिषद द्वारा 38 और राज्यपाल द्वारा कितने, 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले का बी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा 10 सदस्य और स्थानीय निकाय द्वारा 36 और विधान सभा द्वारा कितने, 38 और शिक्षकों द्वारा 8 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी एक हिस्सा है किसका। देखिए ये भी एक डिवीजन से प्रश्न आया हुआ है, यानी मंडल से 2 प्रश्न टोटल पूछे गए हैं। ठीक है, मंडल से टोटल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रयागराज मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं, प्रयागराज मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं। और कौन कौन से आते हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर। तो इसका हमने ट्रिक से करवाया था कि प्रतापी राजा सुबह सुबह प्रयोग करता है फतह हासिल करने के लिए। तो प्रतापी से प्रतापगढ़ हो जाएगा और सुबह सुबह से कौशाम्बी हो जाएगा, क्योंकि सुबह शाम हम लोग जब याद करते थे मंडल को, उस पर हमने ट्रिक वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो सुबह शाम से हो जाएगा कौशाम्बी और प्रयोग से प्रयागराज और फतह से फतेहपुर। तो कौशाम्बी किस डिवीजन में आता है, तो यह प्रयागराज डिवीजन में आता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 जिले उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं। कितने जिले, टोटल 11 जिले लगे हुए हैं। इसमें चित्रकूट और महोबा है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यह रेतीली और दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राहुल संकीर्तन की नहीं है। तो देखिए राहुल संकीर्तन की सबसे प्रसिद्ध रचना है यहाँ पर कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है। और इनकी कौन कौन सी रचना है, जैसे दिवोदास हो गया, जीने के लिए हो गया और जय योद्धे हो गया। लेकिन शांति धर्म इनकी रचना नहीं है। वैसे काफ़ी डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है, पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, रेपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय स्थान है। ठीक है, 3rd पोजीशन पर है। अगला प्रश्न है कि गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। तो यह सरयू नदी पर। याद रखिए किस नदी पर, सरयू नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे हमने करवा दिया है। और फ्रेंड्स ये जो सूचना, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह यूपी जीके की ई बुक है, इसको लेकर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है, बिल्कुल अपडेटेड है। और इसमें बात करें कैसे लेना है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार कंप्यूटर की ई बुक है, कंप्यूटर की प्राइस जो है 149 रुपये है। और सेम आपको इसी प्रकार प्रोसेस करना है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स रही आज की वीडियो। बाकी अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो चैनल के पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।